अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर विच इज़ अल्टरनेटिंग करंट। और आज का जो हमारा पहला लेक्चर रहेगा वो एक डिटेल लेक्चर रहेगा जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ डायरेक्ट करंट, व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। देन हम अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशंस को देखेंगे, उनके वेव फॉर्म्स को देखेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि साइन वेव फॉर्म को हम क्यों प्रेफर करते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि वाई वी प्रेफर टू यूज़ एसी करंट इन आवर होम्स इंस्टीड ऑफ डीसी करंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीसी के बारे में। डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो होता है वो एक यूनी डायरेक्शनल करंट होता है, यानी उसका जो डायरेक्शन होता है वो सेम रहता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। डीसी की मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो डीसी का मैग्नीट्यूड सेम भी रह सकता है और उसका मैग्नीट्यूड चेंज भी हो सकता है। इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। तो हमने आई वर्सेस टी का ग्राफ ड्रा कर लिया। पहले ग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यानी टाइम एक्सिस के अलोंग मैं किसी भी पॉइंट को अगर लेता हूँ तो मुझे वाई एक्सिस पे वही सेम वैल्यू मिलेगी करंट की। दैट मीन्स कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। दूसरे ग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। स्टार्ट में ज़ीरो है, देन वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, देन ज़ीरो पे आ जाता है। तो करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, बट जो करंट का डायरेक्शन है वो सेम है, यानी बिल्कुल उसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जो हमने लिया हुआ है करंट, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब हम बात करते हैं एसी के बारे में। एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो एसी एक ऐसा करंट है जिसका डायरेक्शन चेंज होता है, यानी इसका डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहता। इसको समझने के लिए मैंने करंट का ग्राफ ड्रा किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ग्राफ में आप लोग देख सकते हो कि जो एसी का मैग्नीट्यूड है वो भी वेरी कर रहा है, यानी स्टार्ट में ज़ीरो है, देन मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, देन इन दी अदर डायरेक्शन जो है वो मैक्सिमम में पहुंच जाता है। और करंट अपने डायरेक्शन को भी चेंज करता है। लेट्स इज्यूम करते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है। लेट्स से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हम उसको पॉजिटिव इज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव करंट को फिर हम एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। जब वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा, यानी वो लेफ्ट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर लेगा, तो हम उस करंट को नेगेटिव लेंगे उसकी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन टू द फर्स्ट करंट अपोजिट है, और फिर उसको हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड साइड पे। सो दिस शोज कि जो करंट का डायरेक्शन है वो वेरी कर रहा है। तो अब हम डायरेक्ट करंट के सोर्सेज को देखते हैं कि डायरेक्ट करंट हमें किन सोर्सेज से मिलता है, ठीक है। तो बैटरीज हो गए, डीसी जनरेटर्स, थर्मोकपल्स एंड सोलर पैनल्स, ये कुछ डायरेक्ट करंट के सोर्सेज। इस तरह इसके अलावा और भी डायरेक्ट करंट के सोर्सेज हैं। इन सोर्सेज से हमें डायरेक्ट करंट मिलता है। एंड सर्किट में हम डीसी सोर्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी आप लोग इस सिंबल को देख ले तो इसका मतलब ये होगा कि ये डीसी का सोर्स है। अल्टरनेटिंग करंट के भी बहुत से सोर्सेज हो सकते हैं। इसका जो फेमस सोर्स है वो है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, और एसी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो आप लोगों को ये वेव शेप नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वेव फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट का, जैसे पहले एग्जांपल्स में आप लोगों ने देख लिया। अभी आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो अपने डायरेक्शन को क्यों चेंज करता है। तो अल्टरनेटिंग करंट अपने डायरेक्शन को इस वजह से चेंज करता है क्योंकि जो अल्टरनेटिंग सोर्स होता है वो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं और उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो है साइकिल, एंड साइकिल इज डिफाइंड एज वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज ए साइकिल। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मतलब होता है या तो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। सो एक कंप्लीट सेट पॉजिटिव वैल्यूज का और एक कंप्लीट सेट नेगेटिव वैल्यूज का मिलके एक साइकिल बनाता है, जैसे इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं। या हम साइकिल को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वन कंप्लीट वेव ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, यानी एक कंप्लीट वेव मिलके एक साइकिल बनाता है, जैसे ग्राफ में दिखाया गया है। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो है टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, यानी वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है वो हम सेकेंड्स में लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन सेकंड। एक सेकंड में एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है, इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट है इट इज साइकिल्स पर सेकंड्स, और हम इसको हर्ट्ज भी बोलते हैं। एंड वन साइकिल पर सेकंड जो होता है वो 1 हर्ट्ज के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी इज आल्सो द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो नाउ वी आर इन पोजीशन टू डिस्कस कि किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है।
हमने एक रेजिस्टर को एक एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है और हम इज्यूम कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो ए पोल है यानी ए टर्मिनल है बैटरी का वो पॉजिटिव है एंड बी टर्मिनल जो बैटरी का है वो नेगेटिव है। तो स्टार्ट से लेके हाफ ऑफ द साइकिल यानी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड तक ये पोलरिटी इस तरह से मेंटेन रहेगी और जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, यानी रेजिस्टर के क्रॉस डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। हाफ ऑफ द टाइम पीरियड लेटर जो सोर्स की पोलरिटी है वो चेंज हो जाएगी, यानी ए अब नेगेटिव बन जाएगा और बी पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर हम करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं तो अब करंट फ्लो करेगा अपवर्ड साइड की तरफ, यानी करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो जैसे ही बैटरी की पोलरिटी चेंज हो जाती है तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। डायरेक्ट करंट के केस में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे गेट ड्रिफ्टेड, यानी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, जबकि अल्टरनेटिंग करंट के केस में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ओसिलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करते हैं, जैसे ही सोर्स की पोलरिटी चेंज हो जाती है तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, यानी वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते हैं। फिर बैटरी की पोलरिटी चेंज हो जाती है, फिर वो अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते हैं। तो इस तरह से वो अपने पोजीशन के ऊपर क्या करते हैं, ओसिलेट करते हैं। तो अब आप लोगों के जहन में ज़रूर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस तरह से करंट बन जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी पोजीशन पे ओसिलेट करते हैं एंड करंट इज़ द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो मैं एक वायर लेता हूँ, इसमें एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ। इलेक्ट्रॉन जब ओसिलेट करेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन से एक डायरेक्शन में पास करेंगे एंड देन इन दी अदर डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो कि इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। सो करंट जो है वो बन जाता है, बिकॉज करंट इज दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। यही वजह है कि जो डायरेक्ट क्वांटिटीज़ को मेजर करने की डिवाइसेस है वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को मेजर नहीं कर सकते। तो लेट्स से कि हम एक गैल्वानोमीटर को लेते हैं और उसके अक्रॉस एसी करंट को कनेक्ट करते हैं और हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है, यानी वो इसके कॉइल को डैमेज नहीं करेगा। तो होगा क्या कि इसका नीडल पहले राइट की तरफ जाएगा क्योंकि करंट एक डायरेक्शन में होगा, और जैसे ही करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा तो नीडल भी दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। चूँकि फ्रिक्वेंसी जो है अल्टरनेटिंग करंट की वो है 50 हर्ट्ज जो कि हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नीडल 50 टाइम्स राइट एंड देन लेफ्ट की तरफ जाएगा, जिसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है और हमें ऐसा लगेगा कि नीडल बिल्कुल अपनी पोजीशन पे ही खड़ी है एंड इट विल गिव ज़ीरो वैल्यू। तो जो डीसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमारे लिए एसी को मेजर नहीं कर सकते और यही उनका वजह है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज के वेव फॉर्म्स को। वेव फॉर्म को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमें मिलता है। तो पिछले चैप्टर्स में आप लोगों ने देखा होगा एसी जनरेटर के केस में कि जब हम एक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कांस्टेंट ओमेगा यानी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करते हैं तो उससे हमें मिलता है रिजल्ट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और जिसका इक्वेशन होता है V इज इक्वल्स टू V नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। इस इक्वेशन में जो V है वो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज है वो तो टाइम के साथ वेरी करता है और टाइम के रिस्पेक्ट से डिफरेंट टाइम्स के ऊपर इसकी डिफरेंट वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेगी। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो वैल्यू होती है वोल्टेज की उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। V नॉट जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज है कि चेंज के वक्त यानी चेंज होते होते जो मैक्सिमम वैल्यू ये अचीव करता है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, दिस एंगुलर वेलोसिटी से हम कॉइल को रोटेट करते हैं और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf और 2π/t। यहाँ पे जो ओमेगा टी बनता है ये बेसिकली वो एंगल है जिसके थ्रू कॉइल रोटेट करता है एनी ड्यूरेशन इक्वल टू टाइम t। तो अब हम इस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को टाइम के रिस्पेक्ट से प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं 0 डिग्री से। जब ओमेगा टी 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0 के बराबर हो जाएगा और वी हमारा 0 हो जाएगा। फिर हम लेते हैं ओमेगा टी को 90 डिग्री, साइन 90 1 के बराबर होता है और जब हम वी नॉट के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी बन जाएगा वी नॉट। देन हम ओमेगा टी को 180 डिग्री लेते हैं, साइन 180 0 के बराबर होता है और वी बन जाएगा 0। चौथे केस में हम ओमेगा टी को 270 डिग्री लेते हैं। हमें पता है कि साइन 270 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो वी नॉट को अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी बन जाएगा -वी नॉट। और लास्ट केस में हम ओमेगा टी को 360 डिग्री लेते हैं, साइन 360 0 के बराबर होता है, तो फिर वी जो है वो बन जाएगा 0। तो अब हम इन वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ओमेगा टी को लिया हुआ है विच इज़ द एंगल, एंड वाई एक्सिस के ऊपर हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को लिया हुआ है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने एंगल्स को प्लॉट किया हुआ है। सबसे पहले 0 डिग्री है, देन π/2 विच इज़ 90 डिग्री, देन पाई 180 डिग्री, देन 3π/2 270 डिग्री, एंड देन 2π विच इज़ एक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। तो 0 के ऊपर जो वैल्यू आ रही थी दैट वाज 0, π/2 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी एंड इट वाज वी नॉट, पाई के ऊपर 0, देन 3π/2 के ऊपर जो हमारी वैल्यू आ रही थी दैट वाज
माइनस वी नॉट जो कि रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू थी, एंड 2 पाई के ऊपर जो वैल्यू आ रही थी वो 0 थी। तो अब अगर इन पॉइंट्स को हम स्मूथ लाइन से ज्वाइन करते हैं तो हमें एक शेप मिलेगा जो आप लोग देख सकते हो कि है साइन वेव के साथ जो है वो इसका शेप सिमिलर है, यानी जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट का वेव फॉर्म बनता है वो साइन वेव फॉर्म होता है, यानी दियर वेव फॉर्म इज साइनोसाइडल। और ये उनकी इक्वेशन से भी एविडेंट है कि उनकी इक्वेशन में साइन थीटा लाई कर रहा है, तभी उनका शेप जो है वो साइन वेव के साथ मिलता जुलता है। तो अब हम इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन को डिराइव करते हैं। हमें पता है कि v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन के बोथ साइड को हम r से डिवाइड करते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट v इज इक्वल्स टू आई आर, तो v बाई आर बन जाएगा i, और जो v नॉट बाई आर है उसको हम लिख सकते हैं आई नॉट। सो पूरा इक्वेशन बन जाएगा i इज इक्वल्स टू आई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। इस इक्वेशन में जो आई नॉट है ये मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करता है, तो मैक्सिमम करंट को हम आई एम से भी लिख सकते हैं, और इसी तरह से जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वी नॉट उसको हम वी एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई इज़ द इंस्टेंटेनियस करंट। तो अब अगर हम इस इंस्टेंटेनियस करंट को ओमेगा टी के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो हमें एक साइन वेव फॉर्म मिलेगा। जिस तरह से वोल्टेज के लिए हमने डिराइव किया था इसी तरह से आप लोग इसके लिए भी डिराइव कर सकते हो। तो आप लोग इस वेव फॉर्म में देख सकते हो कि जो क्रॉस ओवर पॉइंट से या जीरो पॉइंट से वहाँ पे करंट या किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में जो चेंज आता है वो मोस्ट रैपिडली होता है, और पीक के ऊपर उनमें जो चेंज आता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हम साइन वेव फॉर्म को क्यों प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हम अदर वेव फॉर्म्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो गया, स्क्वायर वेव फॉर्म हो गया, ठीक है, या किसी और शेप का वेव फॉर्म हो गया। हम ये सारी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर हम साइन वेव फॉर्म को क्यों प्रोड्यूस करते हैं? तो इसके कई रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है कि साइन वेव फॉर्म को हम ईजिली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम एक वेव फॉर्म को जनरेट करते हैं, ये एसी जनरेटर के चैप्टर में या एसी जनरेटर के टॉपिक में आप लोगों ने देखा होगा कि हम एक कोयल को जो है मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हैं, एंड बेस्ड ऑन द शेप्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हम किसी तरह के वेव फॉर्म्स को भी जनरेट कर सकते हैं। पर जो साइन वेव फॉर्म है इसको जनरेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, दैट्स वाई वी जनरेट साइन वेव फॉर्म्स। दूसरा रीज़न इसका यह है कि साइन वेव फॉर्म को यूज़ करके हम ईजिली ऐसी सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसमें जो कंप्यूटेशंस या कैलकुलेशन होती है वो इजी होती है। साइन वेव्स के जो इक्वेशंस होते हैं या साइन वेव फॉर्म के जो इक्वेशन होते हैं उसको यूज़ करके हम एसी सर्किट्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा रीज़न जो है वो ये है कि ये वेव फॉर्म्स जो होते हैं यानी साइन वेव फॉर्म जब सर्किट से पास करेंगे तो ये सर्किट में बहुत कम डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। इसकी पहली वजह यह है कि ये जो ट्रांजिशन होती है, यानी एक पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव साइकिल में जब वेव फॉर्म ट्रांसफ़र होता है, यानी जब करंट या वोल्टेज अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा तो वो जो चेंज करता है दिस चेंज इज़ अ स्मूथ वन। और दूसरा रीज़न जो है लीस्ट डिस्टर्बेंस का वो यही है कि एसी वेव फॉर्म्स में जो साइन वेव फॉर्म है उसमें जो चेंज आता है वो चेंज ग्रेजुअल चेंज होता है, जबकि जो अदर वेव फॉर्म्स है उनमें जो चेंज आ जाता है वो बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज होता है। चौथा और जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो ये है कि अगर हम दो साइन वेव फॉर्म्स को आपस में ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में भी एक साइन वेव फॉर्म मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमें साइन वेव के अंदर ही रहना पड़ता है, यानी हम साइन वेव को ही यूज़ करके अपनी सारी कंप्यूटेशंस करते हैं इसी सर्किट्स में। अगर साइन वेव से हम दूसरे वेव पे जाते हैं, यानी रिजल्ट में अगर हमें कोई दूसरा वेव फॉर्म मिलता तो फिर हमारी कंप्यूटेशन ज़्यादा हो जाती है, यानी हमें साइन वेव फॉर्म एंड देन जो दूसरा नया फॉर्म आया हुआ है उसकी करेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करना पड़ता। तो इस वेव फॉर्म का हमें फ़ायदा यही मिलता है कि हमें दूसरे वेव फॉर्म्स को स्टडी नहीं करना पड़ता, उनको कंप्यूट नहीं करना पड़ता, और हम साइन वेव के अंदर ही रहकर अपने सर्किट्स को सॉल्व करते हैं, यानी हमें रिजल्ट भी एक साइन वेव फॉर्म मिलता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। मैंने दो स्क्वायर वेव्स को लिया हुआ है और जो दूसरा वेव है उसको राइट की तरफ शिफ्ट किया हुआ है। तो अब अगर हम इनको पॉइंट्स टू पॉइंट्स ऐड कर देते हैं इन दो वेव फॉर्म्स को तो हमें रिजल्ट में ये वेव फॉर्म मिलेगा जो कि स्क्वायर वेव फॉर्म नहीं है। तो इसका रिजल्ट यही निकला कि अगर हम दो साइन वेव फॉर्म्स को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में साइन वेव फॉर्म मिलता है। साइन वेव फॉर्म के अलावा अगर किसी दो वेव फॉर्म्स को हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट में हमें वही वेव फॉर्म नहीं मिलता। तो अब हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, विच इज़ वाई वी यूज़ एसी इन होम्स इंस्टीड ऑफ डीसी, कि हम अपने घरों में एसी को क्यों ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर जो है वो ये है कि एसी को हम ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस को। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंसेस को हम एफिशिएंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी हमारे पास जो पावर लॉसेस होते हैं वो कम होते हैं, एंड आसान कीमत पर हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो अब हम ये समझ लेते हैं कि किस तरह से हम आसान कीमत पर और बगैर पावर लॉस किए या कम पावर लॉस किए हम अल्टरनेटिंग करंट को लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक फार्मूला पढ़ा था पावर का, पावर डिलीवर का, एंड दैट वाज पावर इज इक्वल टू करंट टाइम्स द वोल्टेज। तो अब अगर हम डीसी करंट को लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो लार्ज पावर को अगर हमने ट्रांसफ़र करना है तो लार्ज पावर के लिए हम क्या करेंगे, या तो वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे और या करंट को इंक्रीज़ करेंगे। डीसी में वोल्टेज को इंक्रीज़ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हमें कांस्टेंट सप्लाई मिलती है, ठीक है, तो हम मजबूरन क्या करेंगे, करंट को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, यानी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट को इंक्रीज़ करेंगे। तो अगर हम करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो इस करंट को ट्रांसफ़र करने के लिए, इस ज़्यादा करंट को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें थिक वायर्स चाहिए होंगे, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, यानी हमारा कॉपर जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। एंड सेकेंडली हमने पावर लॉस का फार्मूला पढ़ा था विच वाज पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, यानी जो आई स्क्वेयर के रिस्पेक्ट से पावर प्रोपोर्शनल है। जब हम करंट बढ़ाएंगे तो हमारा जो पावर लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो इस वजह से हम डीसी को कंसिडर नहीं करते। अब हम ईसी को देख लेते हैं। एसी की खासियत ही है कि उसके वोल्टेज को हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पे हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करेंगे और उसकी वजह से हम अपने वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, तो हमारा जो पावर डिलीवर होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी करंट को इंक्रीज़ किए बगैर हम पावर को इंक्रीज़ करेंगे बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज, जिसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम थिकर की बजाय थिनर वायर्स यूज़ करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा और चूंकि कम करंट है तो हमारे लॉसेस भी कम होंगे। तो बाय मेरली प्लेइंग विद द नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट वेरी एफिशिएंटली टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। फिर अपने घरों में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज़ करेंगे जो कि हमें रिक्वायर 220 वोल्टेज देगा। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, आगे वाले लेक्चर्स में मिलते हैं। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड इनवाइट योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।